हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, आज हम टॉपिक है जो हमारा ज्योमेट्री, रेखागणित। पहले दो पार्ट देखें आपने, ठीक है। तो पहले दो पार्ट देखें, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जो नहीं देखे हैं तो एक बार लिंक पर जाके क्लिक करिए और देखिए। देखिए, पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि हम क्यों पढ़ें। पहले हम इस बारे में डिस्कस करते हैं क्यों पढ़ें। तो देखिए, आपकी जो बेसिक नीड्स होती है, हमारे जो एम्बिशन होते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हमें पढ़ना है। अब और कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए, सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें पढ़ना है। हमारे कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरे करने के लिए, हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें पढ़ना होता है। तो इसलिए हमें पढ़ना है कि यदि आपके कोई सपने हैं और आपके यदि कोई अपने हैं तो आपको पढ़ाई करनी है। अब पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन ये भी क्या पढ़ना है। तो आपकी जिस विषय में रुचि रखते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उसे आपको पढ़ना है। देखिए, मैथ्स, अब मैथ्स यदि आपको किसी ऐसी फील्ड में जाना है कि मैथ्स चुन के जाएँ तो हम मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखें। यदि आपको किसी ऐसी फील्ड में जाना है कि साइंस पढ़ के जाया जाए तो साइंस में इंटरेस्ट रखें। यदि आपको किसी ऐसी फील्ड में जाना है, बैंकिंग फील्ड में जाना है, सीए करना, सीएस करना है, तो हम क्या इसमें किस में रुचि रखें, गणित में रखें, इंग्लिश में रखें, वाणिज्य में रखें, इन सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखें। पर पढ़ना सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट हमको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, यदि बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने हैं आपको, बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करने हैं आपको, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे परीक्षाएं चालू होने वाली 2-4-8 दिन बाद और हम तैयारियां चालू करेंगे। हम तैयारी हमारी शुरू कर दी हमने। उसकी तैयारी कब से करनी है आप लोगों को, कब से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। हमने अलजेब्रा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं अलजेब्रा क्या है। तो गणित को यदि पेड़ माना जाए, क्या माना जाए, गणित को पेड़ माना जाए, तो अलजेब्रा उसकी एक ब्रांच है, उसकी क्या है, शाखा है। उसके बाद में स्टैटिक्स उसकी एक ब्रांच है, शाखा है। रेखागणित उसकी एक शाखा है। क्षेत्रमिति, रेखागणित और सांख्यिकी, ये सभी गणित रूपी पेड़ की क्या है, एक शाखा है, ब्रांच है, ठीक है। तो हम इस पे जो टॉपिक है हमारा अभी जियोमेट्रिक, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से डिस्कस चल रही है। आप लोगों ने यदि नहीं देखा हो या आप लोग नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो में जाके आप उसको देख भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है जियोमेट्री, जियोमेट्री को हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इसकी देखिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि किस तरह से हमें जियोमेट्री को समझना, किस तरह से हम जियोमेट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में पहला पार्ट क्या है इसका, रेखा और कोण। नहीं, रेखागणित में प्लेलिस्ट है, उसके रेखागणित के भी पार्ट हैं। क्या पार्ट है उसके, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त। तो हमने पहला पार्ट कौन सा सिलेक्ट कर रखा है, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। अब रेखाएं भी कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, एक बार इस पे डिस्कस हो चुकी है, फिर भी एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। वक्र रेखा, ऐसी रेखा जो उसकी दिशा में निरंतर आगे बढ़ी पर सीधी नहीं है, ये वक्र रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, ये वक्र रेखा। दूसरी रेखा होगी सरल रेखा। दूसरी सरल मतलब बिल्कुल सीधी रेखा। देखिए, सरल का मतलब किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कभी कभी कि बहुत सरल है, तो सरल का मतलब क्या होता है, सीधा। सरल का मतलब होता है सीधा। तो ऐसी लाइन जो उसकी दिशा में सीधे आगे बढ़ रही है वो सरल रेखा है। अब उसके बाद संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, तीसरा रेखाएं क्या है, संगामी रेखाएं, जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये हो गई संगामी रेखाएं। चौथी है समांतर रेखाएं। चौथी क्या है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो समान रूप से आगे बढ़ रही हैं, ये आपस में कभी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, इसलिए इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे है त्रियक रेखा। कौन सी रेखा, त्रियक रेखा। देखिए, जो रेखा त्रियक होती है उस त्रियक रेखा कहा जाता है जो किसी रेखा को क्रॉस भी करती है आगे जाके, ठीक है। तो ये रेखा होगी। अब कोण की बात करते हैं, कोण मतलब एंगल, ठीक है। तो कोण की बात करते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, ठीक है। अब कोण को देखिए किस तरह समझेंगे। कोण को समझने से पहले एक बार बिंदु की बात कर ले। बिंदु क्या है, देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो बिंदु की परिभाषा नहीं पर कहा जाता बिंदु वह वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है।
देखिए ना तो उस बिंदु की लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, ना ऊंचाई है, ठीक है, ये बिंदु है। अब बिंदु है तो बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं हम संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु वह है जो एक ही रेखा में है, ये एक ही रेखा में बिंदु है, ये कौन सी बिंदु हुई? संरेख बिंदु। और असंरेख बिंदु जो अलग अलग दिशाओं में। अब एक क्वेश्चन प्रश्न आ गया कि भाई 3 असंरेख बिंदु मिलकर कौन सी आकृति बनाते हैं, तो कौन सी बनेगी? वो त्रिभुज बनेगी, ठीक है। अब त्रिभुज में भी क्या होते हैं? कोण होते हैं। तो हमारी बात होगी रेखा के बारे में, अब हम बात करेंगे कोण के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कौन सी रेखा है? त्रियक रेखा। त्रियक रेखा क्रॉस करती, किसे क्रॉस करती है? समांतर रेखाओं को। किसे क्रॉस करती हैं? देखिए समांतर रेखा कौन सी है? ए और सी और डी। अब यहाँ पर एक रेखा से क्रॉस कर गई, ये कौन सी हो गई है? ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी को ई एफ क्रॉस कर दी। अब देखिए क्रॉस करी तो करी, पर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कोण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? एंगल बन गए हैं। कोण मतलब कोण है, कोण मतलब कोण है। देखिए ये हाथ से भी माप सकते हैं आप, कोण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए कोण बन रहे हैं। अब ये 4 कोण यहाँ बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाह्य कोण किसे कहते हैं? जो इन दोनों रेखाओं से बाहर है, जो समांतर रेखाओं से बाहर है, वो बाह्य कोण है। अब देखिए बाह्य कोण कौन से हो गए? ये 2 कोण, तो ये 2 कोण, ये कौन से कोण हो गए? बाह्य कोण। अब अंत कोण, अंदर की तरफ बनने वाले कोण, देखिए कौन कौन से हो गए? 3 4 5, ठीक है। अब काफी इसी तरीके से आप समझ गए हैं कि बाह्य कोण किससे कहते हैं और अंत कोण किससे कहते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लाइनों पर बनने, भाई त्रिभुज पे भी बाह्य कोण और अंत कोण बनने वाले हैं, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक सीधी रेखा होती है, यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है, 180 का। कितने का बनता है? 180 का। अब देखिए एकांतर कोण क्या है? ये देखिए 4 5, इनके बीच में अंतर क्या है? एक लाइन का अंतर है, तो ये एकांतर है। एकांतर कोण कौन कौन से हो गए? 4 एंड 5। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है? इस कोण की विशेषता ये आपस में दोनों समान होते हैं। अब कैसे समान होते हैं ये प्रूफ करेंगे, कैसे समान होते हैं ये प्रूफ कर देंगे आपको। अभी आपको समान नहीं दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई समान कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल कैसे, पर ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए 4 और 5 है, अब यहीं पर देखिए 4 और 5 कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो यहाँ पर 3 और 6 भी क्या हो गए? कोण 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। देखिए ये भी एकांतर हो गए। तो इन कोणों का माप भी समान है आपस में। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, जो भी होगा उसका माप, ठीक है। तो ये एकांतर हो गए। अब उसके बाद आते हैं संगत कोण। कौन से कोण आते हैं? संगत कोण, ठीक है। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं? संगत मतलब साथी कोण। तो देखिए यहाँ पर साथी कोण कौन से हैं? कोण 1 और कोण 5। यदि इसका माप 40 डिग्री है तो इसका माप भी कितना होगा? ठीक है। दूसरे संगत कोण का युग्म जोड़ा कौन सा है? कोण 3 और कोण 7। यदि ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? ऑटोमेटिक बिना सोचे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर संगत कोण कौन से? कोण 2 और कोण 6, कोण 4 और कोण 8, ये संगत कोण हो गया। अब देखिए संगत कोण भी समझ गए आप, एकांतर कोण भी समझ गए। अब हम डिस्कस करते हैं शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण की। देखिए इन दोनों का मतलब एक ही होता है, शीर्षाभिमुख हो या सम्मुख हो। अब शीर्षाभिमुख, जिनके शीर्ष विमुख है, सिर विपरीत दिशा में, देखिए कोण 2 कोण 3, देखिए इन दोनों के शीर्ष, ऐसे शीर्ष कहा जाता है। तो इन दोनों के शीर्षाभिमुख, दोनों शीर्ष अलग अलग है। तो ये शीर्षाभिमुख कौन कौन से हो गए? 3 2 1 और 4। यहाँ पर देखिए 5 और 8 7 और 6, ये क्या होगा? कोण शीर्षाभिमुख हो गया, ठीक है। जैसे सम्मुख कोण भी कहा जाता है, सम्मुख मतलब आमने सामने जिसके मुख हो वो सम्मुख है। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण, ये कभी संगत कोण, सभी समझ गए हम। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से समान है। अब आपको लगा भाई बोल तो दिया कि समान है, प्रूफ भी तो करो समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं 4, यहाँ पर बन रहे हैं 4। अब 1 2 3 4 5 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं ये कितने डिग्री का बनता है? 180, ठीक है। अब मान लो
मान लिया जाए, देखिए ये कोण बड़ा है, इसको हमने मान लिया 120 डिग्री। कितना मान लिया? 120 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक 180 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो बाकी कितना बचा? 60। तो यहाँ कितना हो गया? ठीक, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 180 था, तो ये जो लाइन है, अब तिर्यक रेखा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180। भाई ये लाइन इस तरह से है, ये लाइन इस तरह से है और ये लाइन इस तरह से, पर है तो लाइन, है तो रेखा। तो यदि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 180। और 180 में से यहाँ से यहाँ तक का 160 चला गया, 180 माइनस 60 कितना बचा? 120। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? 120। ठीक है, अब ये 120 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 था, यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो अब इसकी बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये भी 180। अरे भाई ये लाइन इस तरह से है, ये लाइन इस तरह से है और ये लाइन इस तरह से है। जब यहाँ से यहाँ तक 180 होता तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180 होना ना। कितना होना? 180 यहाँ से यहाँ तक। तो 180 में से कितना चला गया? ये माइनस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक माइनस हो गया ना 120। तो कितना बचा? 60। ठीक, अब यही तो बात हम समझा रहे थे, यही बात आपको समझाना चाह रहे थे। ये देखिए ये 60, ये 60, ये 120, ये 120, ये क्या है? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया? ये आपस में समान होते हैं, ये आपस में समान है। अब यदि यहाँ पर मान लो 55 लेके चलेंगे, हम कितना लेके चलेंगे? अब मान लो एक आकृति ये भी है, ठीक है, ये भी आकृति है। अब यहाँ 55 ले लिया हमने, कितना ले लिया? 55। तो ये भी 55 होगा। कितना होगा? 55। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, 50 माइनस कर दो, 55 माइनस कर दो 180 में से, 180 में से 55 घटा दो, कितने बचे? 25, 125। तो ये कितना हो गया? 125। अब ये 125 तो ये इतना हुआ, ये भी 125 होगा। समझ गए? अब देखिए इसको यहाँ भी प्रूफ कर देते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 180। अब देखिए हमारी बात क्या हुई है कि ये जो कोण होते हैं ये समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये कितना है? 120 है एकांतर कोण। तो ये कितना हो गया? 120। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 180 होता है। तो 180 माइनस 120 कितना बचा? 60। यहाँ कितना हो गया? 60। यहाँ से यहाँ तक होता है 180 होता है, माइनस 60 कितना हुआ? 120। अब यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, 120, 180 माइनस 120 कितना हुआ? 60। हो गया समान। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, ये आगे क्लियर हो गया आपको समझ में? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब देखिए हम एक बात करते हैं कि पूरक और संपूरक कोण। किसकी बात कर रहे हैं? पूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसे कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल के देखिए, देखिए ये कितना है? 40 है, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए कितना है? 50 है। तो 50 प्लस 40 इक्वल कितना हो गया? 90। तो ये इसे क्या कहेंगे? इसे पूरक कोण कहेंगे। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होता है? कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, ये कोण कितना है? 100 डिग्री का है, ठीक है, और ये कोण 80 डिग्री, ठीक है। तो 100 प्लस 80 कितना हुआ? 180। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो ये क्या हो गया? संपूरक कोण। क्या हो गया ये? संपूरक कोण। संपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा और कोण की बात चल रही थी, लाइन एंड एंगल की। तो काफी इजी तरीके से आप समझ गए हैं कि लाइन और एंगल किसे कहा जाता है। लाइन मतलब रेखा और एंगल मतलब कोण। अब देखिए रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो रेखा को भी तीन तरह से समझ सकते हैं। तीन तरह से रेखाएं उपयोग में होती है। देखिए पहली होती है रेखा,
पहली क्या होती है? रेखा। दूसरी होती है बिंदु, होती है बिंदु, किरण, रेखा, बिंदु, किरण और रेखाखंड। ये चार चीज़ों को समझना जरूरी है, जिसमें बिंदु को तो हम समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रेखा की। तो रेखा का कोई अंत नहीं है, ना कोई प्रारंभ है, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना अंत है, ठीक है। अब इस रेखा का नाम है ए बी। ये कौन सी रेखा है? ए बी, ठीक है। अब ए बी को किस तरह से व्यक्त करेंगे? ए बी क्या है? ए बी एक रेखा है, इस तरीके से व्यक्त करेंगे। ए बी क्या है? रेखा है, ठीक है। ए बी एक रेखा है। और उसके बाद में रेखा खंड, ये क्या होगी? सॉरी, ये होगी रेखा। और अब बात करें हम रेखा खंड की, तो देखिए ये बिंदु यहाँ पर ए है और ये बिंदु यहाँ पर बी है। ये क्या है? ये एक रेखा का खंड है। खंड मतलब टुकड़ा, रेखा मतलब लाइन, एक लाइन का टुकड़ा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? रेखाखंड, ठीक है। अब रेखाखंड को किस तरह से व्यक्त करते हैं? ए और बी। ये क्या है कि रेखाखंड, तो रेखाखंड को इस तरह से व्यक्त करते हैं। समझ में आना? क्लियर हो रहा है? यदि कोई डाउट्स हो तो क्लियर करें मुझसे भी। देखिए रेखा को इस तरह से व्यक्त करेंगे, रेखाखंड को इस तरह से व्यक्त करेंगे। रेखाखंड का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और क्या होता है? एंडिंग पॉइंट भी होता है। यहाँ से रेखाखंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसका एंड हो रहा है। रेखाखंड 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी रेखाखंड जो है ना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरा हो गया किरण। तीसरा क्या है? किरण। तो किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है। देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब किरण को किस तरह से व्यक्त करेंगे कि ए बी यदि किरण है, ए और बी यदि एक किरण है, तो इस तरह से उसे व्यक्त करेंगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर है पर इसका एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देखिए किरण हो गया, रेखाखंड हो गई और रेखा हो गई। अब आगे चलते हैं हम समांतर। देखिए समांतर जो रेखा है वो समझ में आ गया, वो तिर्यक रेखा है। उसके बाद वक्र रेखा किससे कहते हैं? सरल रेखा किससे कहते हैं? अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। देखिए अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल भी है आप सभी के लिए। अब उससे भागिए मत। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे भागिए मत। मैथ्स से आप जितना प्यार करेंगे वो आपको अपना बनाएगा, उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। देखिए दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं जितना कि मैथ्स है, ठीक है। तो मैथ्स को देखिए समझने की कोशिश करिए। अब पढ़ने का सीधा फंडा क्या है? यदि आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई मैथ्स किस तरह से पढ़ें? देखो मैथ्स को सीक्वेंस में पढ़ें, मैथ्स को मन लगाकर पढ़ें, मैथ्स को रिवीजन करें। और देखिए यदि डाउट्स क्लियर करें तो ग्रुप स्टडी में विश्वास रखें। किस में विश्वास रखना है? ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मतलब आप कुछ ग्रुप में बैठे हैं और आपस में अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ना कि उस समय बैठ के हमको फ्री फायर का या पबजी का यूज़ करना। किसका यूज़ करना? आपको माइंड का यूज़ करना है मैथ्स के लिए। माइंड का यूज़ किस लिए करना? मैथ्स के लिए, ठीक है। और मैथ्स में क्या है, यदि डाउट्स एक बार क्रिएट हो गए, दिमाग में हमें कन्फ्यूजन पैदा हो गया तो वो फिर ख़त्म नहीं हो पाता। तो आइए अगली दिशा में बढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। त्रि मतलब देखिए त्रिभुज के दो भागों में विभाजित कर दीजिए, त्रि और भुज। त्रि मतलब कि 3 और भुज मतलब कि भुजाएं। जिसकी 2 भुजा है वो कोई भुज हुआ क्या? जिसकी त्रिभुजा है वो त्रिभुज हुआ। चतुर्भुज, ठीक है, नाम से समझ सकते हैं काफी इजीली से, ठीक है। पंचभुज, षडभुज, 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, ठीक है। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं। तो यहाँ पर त्रिभुज। अब 2 भुजाओं की कोई आकृति हो सकती है क्या? 2 भुजाएं जो 2 रेखाएं समांतर हो सकती हैं या असमांतर होती हैं, ठीक है। असमांतर जो रेखाएं होती है कभी ना कभी आपस में एक दूसरे क्रॉस कर देती हैं, पर समांतर रेखाएं क्रॉस नहीं करती। समांतर से रेल की पटरियां आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक आप नपती कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक यदि 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी। कहीं देखा आगे जाके मिल रही हूँ रेल की पटरियाँ? दोनों मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो ये क्या है? समांतर चलती हैं। तो त्रिभुज आप समझिए, त्रिभुज किसको कहते हैं? त्रिभुज। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं। तो जिसकी 3 भुजाएं हैं वो क्या है? त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज को समझने के लिए 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। त्रिभुज को समझने के लिए 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। पहला क्या है?
भुजाओं के आधार पर, वो दूसरा है कोण के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। मैं एक और मार्कर रखा, उठा के लाओ राहुल। देखिए भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर हम यदि वर्गीकृत करें, यदि भुजाओं के आधार पर हम बांटें तो कितने भागों में बांटेंगे? कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। देखिए चलिए आ जाइए, नहीं मिल रहा है, ये देखो, ये वाला उठा के दे दो मुझे, इधर से। भुजाओं के आधार पर यदि हम बांटेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप? त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला भाग कौन सा है? पहला त्रिभुज कौन सा है? गलत। भुजाओं के आधार पर बांट रहे हैं, कोण की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। 60 डिग्री कहाँ से हो जाएगा? कोण की बात तो हो ही नहीं रही है, अभी हम भुजाओं पे चल रहे हैं, ठीक है। पहला है ऐसा त्रिभुज, देखिए ऐसा त्रिभुज, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक यदि 4 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं आपस में समान है। तीनों भुजाएं आपस में क्या है? समान। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। तीनों भुजाएं यदि आपस में समान है तो उसे कहेंगे समबाहु। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी असमान। 2 भुजाएं आपस में समान है और तीसरी क्या है? असमान हो, तो ये कहा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसे कहा जाता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी आपस में कोई भी भुजा, आप इसको देखिएगा, इसकी आपस में ये मान लीजिए 10 है तो ये कितनी है? 8 है, और ये कितनी है? ये 6 है। इसकी भुजाएं आपस में समान नहीं है, ये विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के वर्गीकरण को दो तरह से त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया था। पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 भाग हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है समबाहु त्रिभुज, जिसकी समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है वो समद्विबाहु, और जिसकी सभी भुजाएं असमान है, इधर उधर भाग रही, 6 की है, कोई 5 की है, कोई 4 की, तो ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर अब भुजाओं के बाद में हम किसके आधार पर आते हैं? त्रिभुज का वर्गीकृत करते हैं कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज कितने भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो इससे देखिए, देखिए पहला है न्यून कोण त्रिभुज। कितने कोण त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये देख लीजिए आप सामने आपके एग्जाम्पल में, कौन सा त्रिभुज है ये? न्यून कोण। अब इसके जब कोण का आप मापेंगे ना, ये ए, ये बी, ये सी, या फिर चाहे तो नाम देखिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम भी हो गया, क्या हो गया इसका नाम? कि त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज की जब बात करते हैं, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसे बीच में मेंशन करेंगे। जैसे इसकी बात करनी है हमें तो हम कहेंगे ए बी सी। यदि यहाँ की बात कर रहे हैं,
मान लीजिए ये 60 डिग्री है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो इसे क्या कहेंगे हम? 60 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे कि कोण ए बी सी। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? बी की चल रही है। इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम इसके बारे में बात ना करेंगे, जब मान लो हम इसकी बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बी सी ए। कौन? बी सी ए। यहाँ पर सी की बात हो रही है, सी बीच में आएगा। ठीक है, कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, पर हम यहाँ पर इसकी बात भी नहीं करें और अब हम किसकी बात करें? इसकी बात करें, इसकी बात करें। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? सी ए बी। कौन? सी ए बी इक्वल कितना? 40 डिग्री। समझ में आ रहा है? जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन? सेंटर में, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं, न्यूनकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसके तीनों कोणों का योग नहीं बात कर रहा हूँ, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। इसको यहाँ डी रख के नापेंगे। डी रख के नापना आता ना सभी को। तो यहाँ पर कितना होगा? 90 से कम होगा। ये यहाँ पर 90 से कम होगा, यहाँ पर 90 से कम होगा। त्रिभुज के इस त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण आप जानते हैं, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। ठीक है, तो ये देखिए, ये 90 है। कितना है? 90। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता ये है कि इसमें कम से कम एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, और एक ही कोण 90 डिग्री का होता है। दो कोण आप बनाने की कोशिश करना, 90 डिग्री से त्रिभुज नहीं बन पाएगा। एक कोण 90 डिग्री का होता है। वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। न्यूनकोण त्रिभुज, ये न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अब ये समकोण त्रिभुज है, इधर जो बन रहा है वो न्यूनकोण है, तो उधर बनने वाला कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। ये देखिए, नाइन्टी से ज्यादा बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 140, 150, जो भी समथिंग, पर 90 से ज्यादा है। इसे क्या कहा जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज को इस तरह से समझ गए आप। भुजाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है त्रिभुज को। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए आगे चलते हैं, हम त्रिभुज की बात करते हैं कि देखिए त्रिभुज में 6 चीजें और भी हैं जो समझने की है। क्या है? भुजा और शीर्ष। भुजा और शीर्ष। ठीक है, अब भुजा को और शीर्ष को देखिए किस तरह समझा जा सकता है। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। इसमें 3 भुजा और 3 शीर्ष है। 3 भुजा और 3 शीर्ष है। देखिए AB क्या है? AB एक भुजा है। AB क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है इसका नाम है AB। यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसका नाम क्या है? BC। और यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसका नाम क्या है? CA या AC, जो भी है बोल सकते हैं। समझ गए? तो कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। और ये क्या? 3 भुजाओं का एक बंद आकृति है जिसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अब उससे त्रिभुज ही बनेगा। 3 भुजाओं से और कोई आकृति बन सकती है क्या? इस तरह की आकृति बन गई, उससे कहेंगे त्रिभुज। कहेंगे क्या इससे? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ? चतुर्भुज हो गया। तो 3 भुजाओं से बनी आकृति, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए ये तो क्या? भुजाओं के आधार पर। अब हम पहचानेंगे शीर्ष के आधार पर। किस तरह पहचानेंगे? शीर्ष के आधार पर। अब देखिए शीर्ष के आधार पर किस तरह से पहचानेंगे हम। ये जो है ना,
ये शीर्ष हो गया ए, ठीक है। ये कौन सा शीर्ष हो गया और ये कौन सा शीर्ष हो गया? तो 3 शीर्ष और 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपके सामने खड़ा हो गया, एक और चैलेंज कि सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? सम्मुख कोण तो आप जानते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण भी जानते हैं आप, पर सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, जो शीर्ष के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाता है, ठीक है। शीर्ष क्या है? ए शीर्ष है, ए शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा बताइए। तो इसके सामने इसके मुख के सामने कौन सी भुजा है? वेरी गुड, कौन सी भुजा है? बी सी। इसे यदि शीर्ष मान लें तो इसके सम्मुख मतलब इसका मुख इधर है, इधर है, तो इसके मुंह के सामने कौन सी भुजा है? अरे वाह, वेरी गुड। सी के सामने क्या है? ए बी, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, यदि शीर्ष की बात हो रही कौन से की? बी की, इसके मुख के सामने कौन सी भुजा है? ऐसी। तो बी यदि शीर्ष है, उसके सामने की भुजा कौन सी है? ए सी। समझ आया? अब देखिए, अब ये जो भुजा है, त्रिभुज है, इस त्रिभुज को समद्विभाजित करना है। क्या करना है त्रिभुज को? समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग। समान दो भागों में विभाजित करना है। अब समान दो भागों में कैसे विभाजित करेंगे? इसे कैसे करेंगे? माध्यिका के माध्यम से, माध्यिका से हम त्रिभुज को समान दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं और सीखते हैं कि त्रिभुज को समद्विभाजित कैसे करते हैं, समान दो भागों में कैसे बांटा जाता है। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज क्या है? सी, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी की बात करें, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, ठीक है। 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, ठीक है। अब समद्विभाजित करना है। अब समद्विभाजित सही है? सही है क्या? ये सही है, सही है। त्रिभुज को समद्विभाजित इस तरह से कर सकते हैं, समान दो भागों में विभाजित कर दिया, सही है ये? आंसर दीजिए, सही है? हाँ, क्यों सही? क्यों? एक आकृति से त्रिभुज है, दूसरी क्या बन गई? चतुर्भुज बन गई ना ये। तो हमने क्या करा? त्रिभुज को ऐसे तोड़ा कि चतुर्भुज बना दिया उसका। यदि मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, 2 बच्चों में बराबर डिवाइड करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पेंसिल को इस तरह से 2 टुकड़े करें, उसके 2 भागों में विभाजित करें कि एक पेन बन जाए और एक पेंसिल बन जाए। पॉसिबल है क्या ये? नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसको देखिए, समद्विभाजित करने का सही तरीका क्या है? इसका एक कोई भी शीर्ष को टारगेट कर लीजिए। इसका शीर्ष हमने मान लिया, टारगेट करके क्या टारगेट माना? ए। एक टारगेट कर लिया हमने ए, कि ए शीर्ष को हमने पकड़ा। अब ए शीर्ष के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? वेरी गुड, ए शीर्ष है। देखिए, एक ही त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसकी भुजा हो गई ए बी और सी। अब ए शीर्ष पकड़ा हमने, पकड़ा ए शीर्ष। अब इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? बी और सी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यदि 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। तब हम क्या करेंगे? माध्यिका निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एक बीच में सेंटर